गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की तारीख है 10 अगस्त 2023। रिवीजन यूपीएससी आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं हिंदू एडिटोरियल पीडिया जल्दी से। तो सबसे पहला आर्टिकल है स्टॉप द फेंस सिटिंग इन अ क्लस्टर बॉम्ब यूज़। तो हुआ क्या है इसमें, देखो भाई, यूनाइटेड स्टेट ने डिसाइड किया है कि भाई क्लस्टर म्यूनियंस जो है वो यूक्रेन में भेजेगा। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि भाई यूक्रेन को मदद हो जाएगी रशिया के खिलाफ। अब क्लस्टर म्यूनियन होते क्या हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं, है ना, जो कि एक साथ मल्टीपल एक्सप्लोजिव्स साथ में भेजते हैं हवा में। जैसे आपने आयरन मैन देखी होगी ना, आयरन मैन में क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल दिखा रखा है। एक ही बॉम्ब से बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब निकल जाएंगे। तो ये जो सब म्यूनियंस होते हैं, सब म्यूनियंस ये एक्सप्लोड होते हैं जैसे ही वो ग्राउंड को हिट हो करते हैं। छोटे छोटे निकल के जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो वो फूट जाते हैं। तो बहुत सारे बॉम्ब जो होते हैं वो ब्लो भी नहीं करते हैं तुरंत, और वो बहुत सारे छुपे रह जाते हैं सालों तक। यही जो इनएक्टिव बॉम्बलेट्स होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, खासकर लैंड माइंस में, या फिर आगे चल के जो है महिलाओं और बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा खतरा पेश करते हैं। तो अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, ह्यूमन राइट्स वॉच की अगर आप बात करोगे, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो रशिया ने अभी तक, जब से उसने यूक्रेन में इन्वेजन लॉन्च कर रखा है, उसने बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ करे यूक्रेन के खिलाफ, खासकर खार्किव ने। इसकी वजह से बहुत सारी सिविलियन डेथ भी हुई है। अब ये जो है यूक्रेन के पास आ गया है। अब यूक्रेन जो है अगर इन हथियारों का यूज़ करेगा तो और दिक्कत आ जाएगी। और क्लस्टर बॉम्ब्स की हिस्ट्री बहुत खतरनाक रही है भाई। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ करे गए थे, और तब से जो है क्लस्टर बॉम्ब्स जो है यूएस बहुत सारी यूज़ कर चुका है, वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान हो या इराक हो। तो क्लस्टर म्यूनियन मॉनिटर के अकॉर्डिंग क्या है, रिपोर्ट है क्लस्टर म्यूनियन मॉनिटर के अकॉर्डिंग, अभी तक 56,000 से 86,000 लोग जो हैं मर चुके हैं क्लस्टर म्यूनियन इफेक्टिव कंट्रीज़ में 1960 से। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं कि भले ही इसका यूज़ बढ़ते जा रहा है, इंटरनेशनल कैंपेन भी जो है क्लस्टर बॉम्ब के खिलाफ, जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच भी बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी थी, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनियंस। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनियंस की ट्रीटी साइन हुई थी, सीसीएम। ये बहुत ही बड़ा कदम रहा है अभी तक क्लस्टर बॉम्ब्स को इरेडिकेट करने में। लेकिन क्या ये ट्रीटी यूनिवर्सल है, क्या सबने साइन कर रखा है? नहीं, ट्रीटी जो है यूनिवर्सल नहीं है। अभी तक 112 कंट्री ने जो है इसको एक्सेस किया है, एक्सीड किया है, कि जिसमें नाटो भी आता है। नाटो में आपका कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है और यूके भी है। लेकिन भाई, इंपॉर्टेंट देश जैसे कि यूएस है, रशिया है, चाइना है, इजराइल और इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। यूएस की और रशिया की लड़ाई चाइना, इजराइल और इंडिया ने, और यूक्रेन तो इसका मेंबर ही नहीं है। तो अगर आर्टिकल 1 की बात करोगे सीसीएम की, तो वो बैन करता है कि ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही स्टॉक पाइलिंग मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हो क्लस्टर बॉम्ब्स को, किसी को भी। ठीक है। तो कन्वेंशन एक और चीज़ कहता है कि भाई जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल है, जो आपने अपने पास भर के रखा हुआ है स्टॉक पाइल, ठीक है, उसको आप जो हो डिस्ट्रॉय कर दो। और कंट्री जो है लीगली बाउंड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सीसीएम के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ जो होती हैं लीगली बाउंड होती हैं कि वो अपने विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम को डेवलप करे, कि जो भी अगर किसी के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहा है तो रिहेबिलिटेशन के लिए वो इनको यूज़ करे। ठीक। अब जो है अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की हम बात करेंगे, तो क्या रशिया और यूक्रेन जो है ऐसा करके क्लस्टर बॉम्ब्स की इस इंटरनेशनल लॉ को वो तोड़ रहे हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है अगर ऐसा कहा जाए तो। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इन्होंने अपने बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रखी है कॉम्बेटेंट्स और सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में, और बिटवीन सिविलियन ऑब्जेक्ट्स और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। मतलब कि अगर आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, सिविलियन के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो तो नहीं कर सकते, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ है। तो एक फंडामेंटल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो कि एप्लीकेबल होता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, इज़ द प्रोहिबिशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक नहीं करना। मतलब क्या है, सिंपल सी बात ये है, जो भी इसका आप यूज़ कर रहे हो वो हमेशा एक स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ होना चाहिए, ना कि सिविलियंस के खिलाफ। ठीक है, सिंपल सी भावना ये है। तो भाई देखो, कस्टमर इंटरनेशनल लॉ क्या है। सीआईएल नॉर्म जो है कोडिफाइड है आर्टिकल 51 में ऑफ द एडिशन प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड होता है? लड़ाइयों से रिलेटेड होता है, जो कि रशिया यूक्रेन दोनों की दोनों पार्टीज़ हैं, है ना। अगर आप इस क्लस्टर बॉम्ब्स की नेचर के बारे में बात करोगे, तो उनका यूसेज जो है क्लासिक एग्जांपल है किस तरह से आप इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स का यूज़ करते हो, और ये ध्यान में रखते हुए करते हो कि कम्बैटेंट्स और सिविलियंस के बीच में अलग अलग लड़ाई हो।
और सिविलियन ऑब्जेक्ट और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने ध्यान रखा हुआ है ना। और दूसरा है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, जितनी हमने फोर्स करी उस यूज़ करी उतने ही हम फोर्स यूज़ करेंगे, है ना। और कोडिफाइड किस में है, आर्टिकल 51 में ऑफ द एडिशन प्रोटोकॉल 1 ऑफ द 1949 जेनेवा कन्वेंशन, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 51 में कोडिफाइड है जेनेवा कन्वेंशन के, ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप ऐसी एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स आप नहीं करोगे जो कि सिविलियन पॉपुलेशन को, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को आप डैमेज करते हैं, स्पेशली अगर मिलिट्री बेनिफिट उससे नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाई फैक्ट्स तो यही है कि भाई क्लस्टर बॉम्ब के यूज़ से वो इनहेरेंटली ही इंडिस्क्रिमिनेट है। सिविलियन को तो भाई बम गिरेगा तो सिविलियन तो को नुकसान तो होना ही है ना। और प्रोपोर्शनेट भी बहुत ज़्यादा, वो एक साथ इतने सारे बम गिर जाएंगे तो ये इलीगल भी है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो अगर रशिया यूक्रेन जो है सीसीएम के सिग्नेटरीज नहीं हैं तो उनके क्लस्टर बॉम्ब के यूजेस से भी इंटरनेशनल लॉ तो है दिक्कत करेगा। मतलब क्यों, क्योंकि भाई आप कुछ क्लस्टर बॉम्ब भले ही आपने सीसीएम साइन नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी भाई अगर आप क्लस्टर बॉम्ब यूज़ कर रहे हो तो क्लस्टर बॉम्ब से सिविलियन पॉपुलेशन को तो नुकसान होगा ही, इनडिस्क्रिमिनेटली नुकसान होगा। मिलिट्री के लिए यूज़ करना चाह रहे हो लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन मारी जाएगी। तो इसकी वजह से जेनेवा कन्वेंशन जो है, जेनेवा कन्वेंशन जो है वो ब्रेक होगा, ये कारण है। लेकिन अब यूएस का क्या है, क्लस्टर बॉम्ब जो है वाशिंगटन ने भी साइन नहीं कर रखे। यूएस बॉम्ब और रशियन बॉम्ब में बीच में अंतर यह है कि यूएस बॉम्ब के पास डड रेट क्या होता है, डड निकल गया, डड मतलब फूटा नहीं, बम नहीं फूटा, है ना, वो कम है। मतलब क्या है कि अगर अमेरिका की बॉम्ब गिरेगा तो वो फूटेगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि वो सो जाएगा वहीं पे और आगे चल के किसी को नुकसान पहुंचा देगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वो यूज़ ऑफ फोर्स बीइंग प्रोपोर्शनल डिस्क्रिमिनेट की गाइडलाइंस को मीट तो करते हैं। खैर जैसे भी आप देखो, आप ऑब्वियस ही बात है अगर आप किसी देश को क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई करोगे तो वो एक इरिस्पॉन्सिबल एक्ट में तो आएगा ही, है ना। क्योंकि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो या पोजेस कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर सप्लाई कर रहे हो किसी भी क्लस्टर बॉम्ब्स को, इसको आप यूनिवर्सली बैन तो नहीं कर सकते जैसे कि सीसीएम में बता रखा है। क्योंकि अगर आप इसको सभी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको सीसीएम को एक्सीड करना पड़ेगा और पूरी तरह से पृथ्वी से क्लस्टर बॉम्ब्स को इरेडिकेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट द 17th शो। इसमें क्या दे रखा है, प्रपोज लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डेंट इंडियन क्रेडिबिलिटी। तो देखो भाई क्या है, अभी इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में शार्प शिफ्ट आई है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने 3 अगस्त को नोटिफाई किया रिस्ट्रिक्शन कि लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर्स हो, टैबलेट्स हो, सर्वर्स हो, उनको इंपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कंपलसरी कर दिया है इंपोर्टर्स को जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से कि वो लाइसेंस ले, है ना। और तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से इनको लागू कर दिया गया, है ना। तो अब इसकी वजह से हुआ कि पूरी सप्लाई चेन जो है वो बुरे हाल में चली गई और अब ये भी डर लग रहा है कि शॉर्टेजेस और प्राइस जो है लैपटॉप के इन सब के बढ़ जाएंगे, है ना। ऑब्वियस ही बात है अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो सब बढ़ जाएंगे और अभी फेस्टिव सीज़न और आने वाला है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये हम कर तो रहे हैं लेकिन इसके पीछे कारण है, सिक्योरिटी रीज़न है। क्योंकि इंपोर्टेड डिवाइसेस जो हैं वो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनके पास स्पाईवेयर हो सकते हैं, तो सारा सिक्योरिटी पर्पस है। तो अब भाई देखो ये है तो एक बहुत ही ब्लंट नज है आईटी हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स के लिए। नज मतलब थोड़ा सा पुश करना कि भाई आप जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो है भारत में सेट करो, ठीक है। और आप भारत की स्कीम्स को यूज़ करो ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को यूज़ करो, जो कि इतने बहुत ही कम अभी टेकर्स हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेकर्स यहाँ पे हों ताकि मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पे बढ़े। लेकिन भाई देखो कॉम्प्लेक्स पीसी कंपोनेंट वैल्यू चेंज जो होती हैं, है ना, कंप्यूटर बनाना ऐसा आसान तो नहीं है ना, एक रात भर में तो ऐसा होगा नहीं। तो ये सारी दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से इंडिया के सॉफ्टवेयर और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रोग्रेस जो है वो हैम्पर होगी। तो गवर्नमेंट ने अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। इन्होंने कहा कि भाई देखो हम कर्व्स को 1 नवंबर तक डेफर कर देंगे और उन्होंने कहा कि भाई हम ये भी कोशिश करेंगे कि लाइसेंस को जल्दी जल्दी अप्रूवल दें। और दूसरी बात मिनिस्ट्री ये भी कह रही है कि भाई देखो लाइसेंस राज का एरा ये वापस नहीं आया है कि भाई आपको हर चीज़ के लाइसेंस चाहिए, ये भी वापस नहीं आया है, ये भी एश्योरेंस मिल रही है।
तो अब देखो भाई, अगर भले ही इंपोर्ट लाइसेंस जो है मिनट में इशू हो जाएंगे जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन लेकिन डर तो अभी भी है, क्योंकि भाई इंपोर्टर्स को अभी भी जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि भाई कटिंग एज डिवाइसेस जो हैं आप क्यों लेकर आ रहे हो, क्या है, या फिर सॉफ्टवेयर फर्म को सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ को कि उन्होंने नए नौकरी रखी है, फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिले हैं लाइसेंसेस के लिए, है ना। तो ये डर तो रहेगा ही। और 3 बिलियन, बिकॉज मैनी कम फ्रॉम चाइना, द गवर्नमेंट कैन मैंडेट टेस्टिंग नॉर्म्स भी मैंडेट कर सकती हैं कि शिपमेंट्स में पहले टेस्टिंग नॉर्म्स हो। अब है कि भाई अगर इंटेंट जो है, तो भाई सप्लाई मुश्किल होने वाली है, सारी चीज़ें महंगी होने वाली है, लेकिन जो हाउस होल्ड हैं, हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए डिजिटल डिवाइड एक तो एक्सेस करना इतना वैसे ही मुश्किल है ना, क्योंकि अब सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं सब कुछ ऑनलाइन तो हो चुकी हैं, है ना। अब ये सारे फैक्टर्स आप काउंट करोगे, साथ में आप ये भी ध्यान दोगे कि 28% जीएसटी भी लगी है गेमिंग बेट्स पे, है ना। जो गेम खेलते हैं उनके ऊपर जो शर्तें लगाते हैं उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया गया है ना। और जो अभी जो है डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत तो आने वाली है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो अनप्रडिक्टेबल पॉलिसीज़ की आप बात करो, बहुत ज़्यादा एक्सेस टैक्सेशन की बात करो, एक तरफ पॉलिसीज़ जो हैं बहुत अनप्रडिक्टेबल है, दूसरी तरफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, और तीसरी तरफ गवर्नमेंट को जो है वापस आ रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस नहीं, गवर्नमेंट वापस आ रही है। इसकी वजह से इंडिया की जो रिफॉर्म स्टोरी है वो डीरेल हो सकती है, ये कहा गया है। फिर है द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन पुश रशिया एंड यूक्रेन टुवर्ड्स द टॉक्स, है ना। अब ये चीज़ दे रखी है इन्होंने, ये है क्या कि भाई देखो, जेद्दा कॉन्फ्रेंस हुई थी यूक्रेन वॉर में, जेद्दा कॉन्फ्रेंस हुई थी यूक्रेन वॉर में, जिसमें 42 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, और ये बहुत ही सीरियस एफर्ट था किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करा जाए। लेकिन ये एक किसी तरह की एक पीस कॉन्फ्रेंस जैसी नॉर्मली होती है वैसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर कोई भी पीस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, लेकिन इस पार्टी में रशिया को ही इनवाइट नहीं किया। और मेन गोल था यूक्रेन को और उसके जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं कि कंसेंसस आपस में मेजर पावर्स की बने, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, कि वो एक फेयर और ड्यूरेबल पीस की ओर काम करे। और जब सारी बातें वार्तालाप हो गई, डिप्लोमेट्स ने उन्होंने कहा कि एक ब्रॉड एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि भाई सेंटर पिलर्स जो इंटरनेशनल लॉ के हैं, यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उस पर हम ध्यान देंगे, और एग्रीमेंट उन्होंने जल्दी से किया। और चाइना भी जो था कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस से दूर रहा था जून में, जो कि एक प्रिकर्सर थी जेद्दा टॉक्स। तो पहले कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जेद्दा टॉक्स हुई थी, इससे भी चाइना दूर रहा था। लेकिन चाइना की पार्टिसिपेशन इस बार हुई है, साथ में इंडिया भी, अफ्रीका भी गया है, और सारे देशों ने बहुत ही अच्छी, सबके देशों की अच्छी टाइज़ हैं रशिया के साथ, भले ही लड़ाई और ग्लोबल एफर्ट्स जो हो रहे हैं पीस की ओर हैं। चाइना ने फरवरी में एक अपनी पोजीशन पेपर लड़ाई के ऊपर लाया था, जिसमें इन्होंने कहा था पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सभी देशों की बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिवली हेल्ड होना। और साथ में उसने रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी बैकअप दिया था, मदद की थी कि भाई हाँ, रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न भी जेन्युइन है और ये भी ज़रूरी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना की पोजीशन को स्लैम किया था कि भाई ये कभी भी इस चीज़ में न्यूट्रल बैकर आप नहीं हो सकते, कि न्यूट्रल पोजीशन आप हेल्ड कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। कंसर्न पार्टीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक होने की कोशिश कर रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई चाइना को और इंडिया को ज़्यादा बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा इस बार, और कंस्ट्रक्टिव रोल भी अदा करना पड़ेगा कि वो रशिया को कन्विंस करें कि वो वार्तालाप की वो जो रास्ता है वो अपनाएं। 18 महीने देखो भाई हो चुके हैं लड़ाई होए, और अभी ये तो पक्का है कि भाई इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन तो है नहीं, वरना होना होता तो अभी तक हो जाता, है ना। तो भाई रशिया ने बहुत सारे एडवांसेस भी करें, आगे बढ़त हासिल करी है पिछले साल के कंपैरिजन में, खासकर खेरसोन और खारकीव में जो ह्यूमिलेटिंग रिट्रीट हुई थी, भाई रशिया को पीछे आना पड़ा था खेरसोन और खारकीव में, लेकिन अब रशिया जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव शुरू करे हैं, बहुत सारे वेपन्स और ट्रेनिंग भी यूज़ करी, लेकिन एक कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू यूक्रेन नहीं ला पाया है अभी भी। भले ही यूक्रेन ने अपनी कैपेबिलिटी तो दिखाई है कि भाई रशिया के अंदर वो ड्रोन से हमला कर सकता है अंदर जा जाके, लेकिन मॉस्को जो है अभी भी यूक्रेन की सिटीज़ और पोर्ट्स में बम गिरा रहा है। और स्टेलमेट की जहाँ तक बात है, भाई देखो अभी स्टेलमेट तो हो नहीं पा रहा है ना। स्टेलमेट की वजह से भी दोनों, भाई चेस में क्या होता है, स्टेलमेट हो जाता है ना, राजा की एक दूसरे को मार ही नहीं पा रहे, हरा ही नहीं पा रहे, तो इसका रिज़ल्ट क्या रहता है? इसका रिज़ल्ट ये रहता है भाई कि भाई चलो भाई हम बात कर लेते हैं, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यूक्रेन प्रेसिडेंट की जेलेंस्की की पीस प्लान की अगर आप बात करोगे तो रशिया को
पीस की बात करने के लिए सारे के सारे अपनी ट्रूप्स जो है यूक्रेन से बाहर करने पड़ेंगे, ये इन्होंने कहा है। और मॉस्को क्या कह रहा है? मॉस्को कह रहा है कि भाई जो भी उसने यूक्रेन की टेरिटरी जो अनेक्स कर ली है, उन वो रीजन भी जहाँ पे मिलिट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको जो है रिकॉग्निशन मिल जाए कि वो रशिया का पार्ट है ना। अब ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के बाद भी मैक्सिमलिस्ट, इसके बाद तो डायरेक्ट टॉक का मतलब ही कहाँ बचता है ना। और यहीं पे जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वार्तालाप में आ सकती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है रशिया और यूक्रेन के साथ बात करे और फ्यूचर टॉक्स के लिए उनको रेडी करे, है ना। और जभी तभी जाके ये चीज़ें सारी संभलें।